बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करवा दें। यूएन में पाकिस्तान को किस तरीके से भारत ने करारा जवाब दिया है, इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, हर तरफ से किस तरीके से लगातार पाकिस्तान को लताड़ मिल रही है। यूएन में पाकिस्तान को भारत का यह करारा जवाब है, आंतरिक मामले में दखल ना दें। पाक, भारत ने साफ लहजों में कह दिया है, भारत इलाके में अवैध कब्जा छोड़े। पाक ये भी कहा है, भारतीय जो इलाके हैं वहां पर अवैध कब्जा जो पाकिस्तान ने किया है उससे वो पीछे हटे, ऐसा ना करे। साफ तौर से भारत ने पाकिस्तान को ये कहा है, पाकिस्तान सीमा पार से आतंक बंद करे। भारत ने कहा आतंक के खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई करे। भारत ने ये भी कहा है, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का दमन हो रहा है। भारत ने ये कहा, पाकिस्तान को भारत ने किस तरीके से लताड़ा है यूएन में, इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने। करारा जवाब है यूएन में पाकिस्तान को भारत का। Multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of JNK and Ladakh are purely internal to India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. As a country with one of the world's worst human rights records, particularly when it comes to minority and women's rights, Pakistan would do well to put its own house in order before venturing to point a finger at the world's largest democracy. A glaring example of the systemic violence against minorities in Pakistan was the large-scale brutality perpetrated against the minority Christian community in Jaranwala in Pakistan's Faisalabad district in August 2023. और देखिए, यूएन में पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब है और इसी पर आशीष कुमार सिंह हमारे साथी जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए, आतंकवाद के मुद्दे को लेकर और भारतीय इलाकों में अवैध कब्जे को लेकर और साथ ही भारत के आंतरिक मामलों में दखल को लेकर भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से यूएन में लताड़ा है। आशीष जी हाँ, बिल्कुल। आप देखें डिप्लोमेटिकली कितना क्लेवरली फर्स्ट सेक्रेटरी ने इसको वर्ड किया और उन्होंने कहा है कि जो ऑक्यूपाइड जो यूनियन टेरिटरी है, माफ कीजिए, यूनियन टेरिटरी को पाकिस्तान वेकेट करे। और क्लियरली नेमिंग एंड शेमिंग जिसको कहते हैं हाईएस्ट फोरम पे यूनाइटेड नेशन में अपने रिप्लाई में भारत ने किया और स्पष्ट तौर पर कहा कि आतंकवाद का फैक्ट्री बना हुआ है, कितने आतंकी गुटों को वहां पर पनाह दी जा रही है। ह्यूमन राइट्स को लेकर के पाकिस्तान को लताड़ा है और एक्सपोज किया है। एक बार फिर से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं भारत की पेटल गहलोत, उन्होंने इस राइट टू रिप्लाई को एक्सरसाइज किया था। और मैं फिर से दोहरा दूं कि खास करके कश्मीर को लेकर के उनका ये कहना कि जो यूनियन टेरिटरी है उसको वेकेट करी, अपने आप में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा स्टैंड भारत का कन्वे करता है और पाकिस्तान को डॉक में एक बार फिर से पेश करता है। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका आशीष पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, यूएन में पाकिस्तान को ये करारा जवाब है भारत की तरफ से। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है नमस्ते भारत में उस स्पेशल सेगमेंट की जो सेट करेगा आज दिन भर का पूरा एजेंडा क्या रहने वाला है। और पहली खबर क्या आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर कमेटी की पहली बैठक आज के दिन होने वाली है। और दूसरी खबर देखिए, पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का उद्घाटन आज करने वाले हैं। तीसरी खबर, राहुल गांधी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस का शिलान्यास आज के दिन करने वाले हैं। राजस्थान में चुनाव और ये राहुल गांधी की तरफ से आज किया जाएगा। चौथी खबर, गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट खबर है, आज उनकी मौजूदगी मुंबई में रहने वाली है। पांचवी बड़ी खबर, जमीन घोटाला मामले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाया गया। ईडी की तरफ से बुलाया गया हेमंत सोरेन को। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में चुनाव है, दोनों ही पार्टियां अपना पूरा दम लगा रही है कि किस तरीके से जो जनता है उन्हें अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। अब देखिए, सनातन के बाद कहीं ना कहीं जो गंगा जल है उसकी एंट्री हो गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी और सत्ता पाने के लिए कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जोर लगा रही है। दोनों पार्टियां चुनावी वादे भी कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब गंगा जल की एंट्री हो गई है। किस तरीके से ये भी आपको बताएंगे। कांग्रेस गंगा जल की बोतल के साथ 11 गारंटियों को लेकर घर घर पहुंचेगी। इसकी शुरुआत इंदौर से की जाएगी और उसके बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि कमलनाथ की नीति और रीति एकदम गंगा जल के समान साफ है, जिसके बाद इस बार अब सियासत भी गर्मा गई है। तो पूरा मामला देखिए, गंगा जल की एंट्री भी अब हो गई है। और चलिए जान लेते हैं कि कमलनाथ के 11 अहम वचन कौन से हैं, वो भी आपको बताएंगे। महिलाओं को 1500 रुपए महीना मिलेगा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाला है, 100 यूनिट बिजली का बिल माफ किया जाएगा,
किसानों का कर्ज यहाँ पर माफ होगा, किसानों के बिजली बिल यहाँ पर माफ होंगे, किसानों के केस वापस ले लिए जाएंगे, पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, 5 हॉर्स पावर सिंचाई की बिजली भी फ्री दी जाएगी। तो ओबीसी को 27% यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा, 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली भी दी जाएगी। तो ये 11 वचन कमलनाथ द्वारा जातिगत जनगणना का भी यहाँ पर वादा किया गया है। 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली, ओबीसी को 27% आरक्षण, साथ ही 5 हॉर्स पावर सिंचाई की बिजली फ्री। 11 वचन कमलनाथ के द्वारा यहाँ पर किए गए हैं, जहां पर किसानों को खासा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आइए आगे बढ़े। देखिए एमपी में कमलनाथ के गंगा जल प्लान पर शिवराज ने हमला बोला है, क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखो, जनता हम तक विश्वास करती है तो हमको कसम खाने की जरूरत नहीं है। जो झूठे हैं उनको झूठी कसमें खानी पड़ती है। तो गंगा जल ले जाए चाहे नर्मदा जल ले जाए, काय का फर्क पड़ना है। कमलनाथ जी के 11 वचन जो उन्होंने जनता को दिए हैं, उन वचनों का स्मरण दिलाते हुए गंगा जल की बोतल वो हर घर जाकर वितरित करेंगे। जितनी पवित्रता गंगा जल की है, उतनी ही पवित्रता माननीय कमलनाथ जी के वचन में है। जो वो कहते हैं सो करते हैं। अब देखिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कुली वाले अवतार पर हरियाणा के डिप्टी सीएम ने तंज कसा है और उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी की तुलना उन्होंने देखिए रामलीला के कलाकारों से कर दी है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जिन रामलीला कमेटियों के पास कलाकारों की कमी होती है और एक ही अदाकार को कई भूमिकाएं निभानी पड़ती है, उसी प्रकार से राहुल गांधी कभी सब्जी लगाने लगते हैं, कभी ट्रैक्टर और ट्रक चलाने लगते हैं। अनिल विज ने राहुल गांधी को नसीहत भी दी है कि दूसरे भी बहुत काम है, आप उन्हें भी कीजिए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि राहुल का कब कब जुदा अंदाज देखने को मिला। तो 19 अप्रैल 2023 गोलगप्पों का स्वाद चखा था उन्होंने, आपने भी देखा था। 20 अप्रैल 2023 को मुखर्जी नगर में छात्रों से मुलाकात की थी और ऐसे में 5 मई 2023 डीयू में छात्रों के साथ खाना खाया था। 17 मई की बात करें, झुग्गियों की महिलाओं से यहाँ पर मुलाकात की थी, बातचीत की थी। और वहीं 23 मई 2023 को दिल्ली से चंडीगढ़ तक का ट्रक में सफर किया था। 23 जून 2023 की बात करें तो अमेरिका में ट्रक में यात्रा की थी, वहां जाकर ट्रक में यात्रा करते नजर आए थे। 27 जून 2023 को दिल्ली में मैकेनिकों के साथ काम करते नजर आए थे। तस्वीरें हमारे सामने आई थी। 8 जुलाई 2023 को हरियाणा के सोनीपत में धान की रोपाई करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं 14 अगस्त 2023 को दिल्ली में सब्जी विक्रेता रामेश्वर से मुलाकात कर रहे थे, उनके ठेले पर जाकर उनसे मुलाकात की थी। 21 सितंबर की बात करें 2023 में आनंद विहार रेलवे पर कूली बने हुए नजर आए थे। तो देखिए राहुल गांधी का कब कब अलग अलग अंदाज आपको दिखाई दिया। देखिए हरियाणा के डिप्टी सीएम अनिल विज क्या बोले, आपको एक बार फिर से हम बताने जा रहे हैं। जिस रामलीला कमेटियों के पास कलाकारों की शॉर्टेज होती है, कम होते हैं, एक एक अदाकार को कई कई रोल करने पड़ते हैं। उसी प्रकार से ये कभी तो सब्जी लगाने लग जाते हैं, कभी ट्रैक्टर चलाते हैं, कभी ट्रक चलाते हैं और कभी ये खेतों में सब्जी बोने के लिए चले जाते हैं। इसके अलावा भी कई इनके काम हैं, वो जब समय आएगा बताएंगे। संसद में नारी शक्ति वंदन बिल को पास कराने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी के दौरे पर रहने वाले हैं और देखिए काशी को बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी, जहां पर अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे और काशी वासियों को कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं। क्या कुछ वो सौगातें रहने वाली है, खास रिपोर्ट में। काशी शिव की नगरी, गंगा तट पर बसी, जिसके कण कण में महादेव विराजमान है। कहा जाता है कि अगर शिव को पाना है तो वो पृथ्वी पर एक ही स्थान है, काशी। काशी शब्द का अर्थ है प्रकाश देने वाली नगरी। जिस स्थान से ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलता है
भगवान शंकर की नगरी के नाम से मशहूर इस शहर में विशाल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। स्टेडियम को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि इसकी हर चीज से भगवान शंकर की झलक दिखेगी। स्टेडियम का आकार भगवान शंकर के माथे पर सुशोभित चंद्रमा की तरह बनाया जाएगा। स्टेडियम के फ्लड लाइट्स को त्रिशूल के आकार का रखा जाएगा। स्टेडियम एंट्री गेट बेलपत्र के आकार में बनना प्रस्तावित है। स्टेडियम में जो सबसे खास बात होगी वो ये है कि स्टेडियम में पवेलियन को डमरू के आकार का बनाया जाएगा। स्टेडियम में क्रिकेट खेलने के लिए 7 पिच भी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। 2 साल में यह स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा। बनारस को खेल की दुनिया में एक नई पहचान देगा। यह स्टेडियम वाराणसी में 30 एकड़ में बनेगा, जो करीब 450 करोड़ की लागत में तैयार होगा। स्टेडियम में 30,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इस स्टेडियम में शिव भगवान की झलक दिखेगी और यह स्टेडियम 2 साल में तैयार हो जाएगा। यहाँ आईपीएल के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मैच हो सकेंगे, जिसमें दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों को सामने खेलते देखने का मौका खेल प्रेमियों को मिलेगा। क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर बनेगा, जो वाराणसी प्रयागराज हाईवे से 5 किलोमीटर दूर होगी। इस स्टेडियम के हवाई अड्डे से 24 किलोमीटर की दूरी है। वाराणसी में बनने वाला ये स्टेडियम पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होगा और यूपी का तीसरा इंटरनेशनल स्टेडियम। वाराणसी स्टेडियम की क्षमता 30,000 लोगों की होगी। पीएम मोदी जब स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे तो इस पल के कई अहम लोग साक्षी होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टेडियम की आधारशिला के वक्त पीएम मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। इनके अलावा पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव और रवि शास्त्री भी मौजूद रहेंगे। देखिए, स्वस्थ रहने के लिए खुश रहना बहुत जरूरी है और खुश रहने के तरीके आपको बता रहे हैं मनोचिकित्सक पंकज कुमार। तो मैं इसलिए मैं अपने लोग ऑनलाइन दुनिया से बाहर आके रियल वर्ल्ड में आके लोगों से कनेक्ट करना चाहिए, अपने परिवार से मित्रों के साथ टाइम बिताना चाहिए, स्ट्रेस फ्री जीवन के लिए व्यायाम करना चाहिए, सही टाइम पे सोना चाहिए, सही पे उठना चाहिए, खाना नियमित खाना चाहिए, जंक फूड दूर रहना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए। उसके अलावा जहाँ मन में कुछ अगर बाहर है तो उसको अपनों से शेयर करें, अपनों से बांटें और अपने दुख को वहीं पे ख़त्म करें। कहीं ना कहीं अगर समस्याएं फिर भी होती हैं, व्यायाम इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। कोई भी व्यायाम करें उससे आपको पॉजिटिव हेल्थ मिलेगी। अब बदलते मौसम में कैसे रखें अपने बालों का ख्याल, चलिए जान लेते हैं स्किन एक्सपर्ट जसमीत जगदे। सबसे पहले एक तो सल्फर फ्री शैम्पू यूज करना चाहिए। हमेशा ऑयलिंग करनी चाहिए बिफोर डूइंग शैम्पू और रेगुलर शैम्पू करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज जैसे हम बाहर जाते हैं घर से तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, धूल आती है, मिट्टी होती है, तो हमें साथ ही साथ में आता है पसीना, तो जो हमें बहुत ज़्यादा हाइजीन में भी प्रॉब्लम देता है। तो हमें सबसे पहले अपना सर शैम्पू रेगुलर रखना चाहिए और जिनके ट्रीटमेंट वाले बाल हैं उन्हें तो खास करके शैम्पू के साथ साथ कंडीशनिंग और सीरम का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अपने अनमोल दांतों की देखभाल कैसे करें, जानते हैं डेंटिस्ट डॉक्टर भारती से। अगर आपने कोई ब्रश 2 महीने से ज़्यादा चलाया है तो वो आपको नुकसान कर रहा है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि अगर आप ब्रश नया लाते हैं और एक ही हफ्ते के अंदर या कुछ ही दिनों के अंदर उसके ब्रिसल्स खुल जाते हैं, इसका मतलब ये है आप ब्रश करते हुए ज़्यादा दबाव लगा रहे हैं और दांतों का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही मैं ऐड करना चाहूँगी इलेक्ट्रिक ब्रशेस की बात, जो नए मार्केट में आ रहे हैं। अगर उसका ब्रिसल हेड आपने 2 महीने में चेंज नहीं किया है, वो भी आपके दांतों को नुकसान करेगा।